नमस्कार दोस्तों, एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। प्रिय दोस्तों, आज आपके लिए कक्षा 6 भूगोल जो आपके एनसीईआरटी पुस्तक है, उस संपूर्ण पुस्तक के बीच में से तथा पुस्तक के प्रत्येक अध्याय के आगे दिए हुए जितने भी अभ्यास प्रश्नोत्तर हैं उनको शामिल किया गया है। अध्याय के आगे दे रखे हैं वो क्वेश्चन तो हैं ही, उसके साथ साथ में जितने भी अध्याय हैं उनके बीच में से बनने वाले क्वेश्चनों को भी शामिल किया गया है मित्रों। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे ये पूरी पुस्तक आपके अच्छे से क्लियर हो सके। तो देखते हैं इस बुक के क्वेश्चन। एक मोटिवेशन है। उससे पहले, कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, उसे हार्ड वर्क से ही हासिल करना होता है। सुंदर पिचाई के द्वारा ये कुछ पंक्तियाँ हैं। कुछ भी आसानी से नहीं मिलता दोस्तों, उसे हार्ड वर्क से ही हासिल करना होगा। तो उसके लिए आपको मेहनत ज़रूर करनी होगी, आसानी से कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी क्रम में पहला क्वेश्चन देखो मित्रों। प्राचीन जनमानस में यह मान्यता है कि 7 तारों का समूह महान ज्ञानी ऋषि हैं जो अपने अलौकिक ज्ञान से पृथ्वी को आलोकित करते हैं। इन तारों के नामों को अलग अलग देशों में पुकारे जाने के हिसाब से सुमेलित कीजिए। ये देशों के नाम हैं भारत, फ्रांस, ब्रिटेन, यूनान। और पुकारे जाने वाले जो नाम हैं वो हैं स्मॉल बियर, चारपाई, सॉस पेन, खेत जुताई वाला हल। और ये मित्रों आपके लिए कोट रहेंगे। इनका प्रयोग करते हुए सटीक जो सही आंसर है वो दीजिए। क्वेश्चन को एक बार पुनः देखते हैं। प्राचीन जनमानस में यह मान्यता है कि 7 तारों का समूह महान ज्ञानी ऋषि हैं जो अपने अलौकिक ज्ञान से पृथ्वी को आलोकित करते हैं। इन तारों के नामों को अलग अलग देशों में पुकारे जाने के हिसाब से सुमेलित करना है आपको। तो देखिए, भारत दे रखा है, और आपने अगर हमारे ब्रह्मांड वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा जो आपका अर्सा मेजर है उसके अंदर ही स्मॉल बियर दिया हुआ था। और स्मॉल बियर में आपके जो सप्तऋषि थे, 7 तारों का समूह है, उसमें से 4 तारों को भारत में क्या नाम दिया गया है वो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा, याद कीजिए उसको। तो वहाँ पर आपने पढ़ा था भारत में उसको बोला जाता है चारपाई। क्या बोला जाता है? चारपाई। और फ्रांस में आपका बोला जाता है सॉस पेन। फ्रांस में क्या कहते हैं? सॉस पेन। और ब्रिटेन में कहते हैं आपका खेत जुताई वाला हल। और यूनान में कहा जाता है उसको स्मॉल बियर। तो मित्रों, इस प्रकार से मिलान कर सकते हैं। अब नीचे दिए गए कुटों का आप प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम में इसी ही प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा दिए जाते हैं। तो नीचे दिए गए कूट में से देखिए कौन सा आंसर होगा। सभी में देखो बी दे रखा है, और अपना आंसर देखो पहले में बी होगा तो बी में सभी में दे रखा है। दूसरे में सी दे रखा है, तो ये देखिए दूसरे में सी आपका इसमें मिल रहा है, दूसरे में सी। और तीसरे में डी दे रखा है, ये भी सही है। और चौथे में ए दे रखा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें। ध्यानपूर्वक वीडियो को रोक के अच्छे से आंसर देखें इनके। पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ें, उसके बाद में आंसर देने का प्रयत्न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मित्रों आपके लिए। प्राचीन काल में आसमान में दिखाई देने वाले तारों को क्या कहा जाता था? नक्षत्र मंडल, तारा मंडल, पोल स्टार, 1 और 2 दोनों। तो जो प्राचीन काल में आसमान में दिखाई देने वाले तारे थे उनको क्या कहा जाता था? राइट आंसर देखो इसमें आपने सोच लिया होगा। उनको कहा जाता है मित्रों नक्षत्र मंडल और एक तारा मंडल। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा कि जो प्राचीन काल में आसमान में दिखाई देने वाले तारे थे उनको नक्षत्र मंडल या तारा मंडल कहा जाता है। परिभाषा याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तीसरा। भारतीय मान्यता अनुसार ध्रुव तारे के द्वारा किस दिशा का सटीक निर्धारण किया जाता है? ध्रुव तारे के द्वारा किस दिशा का सटीक निर्धारण किया जाता है? और भारतीय मान्यता के अनुसार बताना है आपको। उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिमी दिशा या पूर्व दिशा। तो इसमें मित्रों आपका राइट आंसर होगा जो ध्रुव तारा है वो आपका उत्तर दिशा के निर्धारण में इसका उपयोग किया जाता है। उत्तर दिशा होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका। पौराणिक कहानी के अनुसार ध्रुव तारे की माता का नाम जिसने उन्हें जन्म दिया। तो ध्रुव तारे से संबंधित आपने कहानी पढ़ी होगी उस चैप्टर में। उस कहानी में उसके माता का नाम दिया हुआ है।
और उनके पिता का नाम भी दिया हुआ था। तो ध्रुव तारे की जो माता है उनका नाम आपको बताना है, सुरुचि, सुनीति, सुनंदा या पुष्पा। सोचिए इसमें से क्या होगा। सुरुचि तो उसकी सगी माँ नहीं थी मित्रों, सुरुचि उसकी सगी माँ नहीं थी, ये उसकी मासी थी, और सुनीति उसकी सगी माँ थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सुनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनगिनत आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहते हैं। अनगिनत आकाश गंगाओं यानी जिन आकाश गंगाओं की कोई गिनती नहीं की जा सके, इतनी आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहते हैं। नक्षत्र मंडल, खगोलीय पिंड, ब्रह्मांड या तारामंडल। अनगिनत आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहते हैं। क्वेश्चन को बार बार रिपीट इसलिए किया जाता है मित्रों, जिससे आपके पास में समय मिल जाए, आसानी से सोच सकें आप। इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मांड। अनगिनत आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ये जैसे तारों के बहुत सारे समूह हैं, उसमें धूल भी है, मिट्टी भी है, तो उनको अपन ने क्या कहा था, आकाश गंगा कहा था। इसमें बहुत सारी गैसें भी रहती हैं, और ये आकाश गंगाएं बहुत सारी जब आपस में मिल जाती हैं या इनका समूह होता है, तो इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। तो 5वें में आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन ब्रह्मांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन आपका, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार आज से कितने वर्ष पहले एक बृहद प्रभावशाली विस्फोट हुआ था जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। 11 करोड़ वर्ष पहले, 13.7 अरब वर्ष पहले। तो ये 2 ही ऑप्शन दिए गए मित्रों इसमें। वैसे एग्जाम में 2 नहीं आएंगे, आपके 4 ही आएंगे। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार आज से कितने वर्ष पहले एक बृहद प्रभावशाली विस्फोट हुआ था जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा बी ऑप्शन, 13.7 अरब वर्ष पूर्व। ये बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार है, ये एक विस्फोट हुआ था इतने वर्ष पहले जिससे किसकी उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन यह है मित्रों, पृथ्वी सहित सौर परिवार किस आकाश गंगा में मौजूद है। पृथ्वी सहित सौर परिवार किस आकाश गंगा में मौजूद है। एरावत पथ, मंदाकिनी में, ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। पृथ्वी सहित सौर परिवार किस आकाश गंगा में मौजूद है। तो 7वें क्वेश्चन में आपका राइट हो जाएगा मित्रों एरावत पथ और मंदाकिनी दोनों। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट होगा इसमें। पृथ्वी सहित सौर परिवार किस आकाश गंगा में मौजूद है, एरावत पथ और या मंदाकिनी भी जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, सबसे चर्चित पुच्छल तारा हेली 1986 में दिखाई दिया था। 1986 में दिखाई दिया था पुच्छल तारा हेली। अब वह कौन से वर्ष में दिखाई देगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं मित्रों। तो 2022-82 में होगा, 2036 में, 2062 में, या 2024 में। ऑप्शन में से देखिए आपको कौन सा सही लग रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों 3 नंबर ऑप्शन, 2062। पुच्छल तारा जो हेली है वो प्रत्येक 76 वर्ष के बाद में दिखाई देता है मित्रों, प्रत्येक 76 वर्ष के बाद में। तो 1986 में प्लस 76 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2062। अभी 1986 में यह दिखाई दिया था और अब दिखाई देगा 2062 में। ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन को। ये देखिए कूट वाला क्वेश्चन फिर से एक, इस प्रकार के क्वेश्चन तो आएंगे मित्रों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस प्रकार के दिए जाते हैं एग्जाम में। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए आकाशीय पिंडों को उनकी विशेषताओं से सुमेलित कीजिए। यह आकाशीय पिंड दे रखे हैं, सूर्य, धूमकेतु, पृथ्वी, ब्रह्मांड और आकाशगंगा। और एक तरफ आपकी विशेषताएं दे रखी हैं, ग्रह, लाखों आकाश गंगाओं का समूह है, तारा, लाखों तारों का विशाल समूह है, पूंछ वाला तारा। और ये आपके कूट रहेंगे, इनका प्रयोग करना है आपको। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए आकाशीय पिंडों को उनकी विशेषताओं से सुमेलित कीजिए। तो देखिए मित्रों कौन सा सही होगा, इसमें कैसे मिलान करेंगे। पहला ऑप्शन देखिए, इसमें सूर्य दे रखा है आपका आकाशीय पिंड। तो सूर्य क्या है मित्रों, सूर्य आपका एक तारा है, सूर्य क्या है, तारा है। और धूमकेतु,
धूमकेतु है आपका पूंछ वाला तारा। पूंछ वाले तारे को धूमकेतु भी कहा जाता है। और पृथ्वी आपका क्या है? पृथ्वी आपका ग्रह है। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड किसे कहते हैं? अभी पढ़ा था। लाखों आकाश गंगाओं का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। और आकाश गंगा आपकी लाखों तारों का विशाल समूह है, आकाश गंगा कहलाता है। तो मिलान कर दिया है मैंने। अब देखिए इनमें से कूट कौन सा होगा। पहले ऑप्शन में सी, तो सी इन दोनों में है। सी इन दोनों में है। दूसरे में देखिए धूमकेतु ई दे रखा है, तो इसमें ई दे रखा है मित्रों। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देख लीजिए इसको। और तीसरे में ए दे रखा है, तीसरे में ए है, इसमें भी। 4 नंबर में आपका बी है, 4 नंबर में बी है, और 5 में डी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी इसको देखना है। पहले इनको अच्छी तरीके से मिलान कर लें, उसके बाद में कूट को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन। सूर्य से दूरी यानी दूर जाने के अनुसार शुक्र, मंगल, शनि व वरुण ग्रह का सही क्रम कौन सा है? सूर्य से दूरी यानी दूर जाने के अनुसार, तो ये ऑप्शन है शनि, मंगल, वरुण, वरुण शुक्र, मंगल वरुण, शनि शुक्र, शुक्र शनि मंगल वरुण, शुक्र मंगल शनि और वरुण। ये 4 ऑप्शन हैं और ये आपके दिए हुए हैं। इनको देखना है दूरी के अनुसार यानी दूर जाने के अनुसार। तो इसमें होगा मित्रों आपका राइट आंसर। ध्यानपूर्वक देख लेना, वीडियो को रोक लेना आप। इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा मित्रों। दूरी के अनुसार अगर जितने दिए हुए ऑप्शन हैं उनको देखा जाए तो आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा। सबसे पहले शुक्र, और उसके बाद में आपका मंगल, और उसके बाद में शनि, और लास्ट में वरुण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन। 11वां क्वेश्चन है आपका, सौर परिवार का पिता या जनक किसे कहते हैं? ये सरल सा क्वेश्चन है। सौर परिवार का पिता या जनक किसे कहते हैं? शनि, शुक्र, सूर्य या मंगल? तो इसमें राइट क्या होगा आपका? सौर परिवार का पिता या जनक किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं मित्रों। किसको कहते हैं? सूर्य को सौर परिवार का पिता या जनक कहते हैं। 12वां क्वेश्चन देखो। 12वां क्वेश्चन यह है मित्रों, सर्वप्रथम किसने बताया कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सर्वप्रथम यह किसने बताया था? आर्यभट्ट ने, प्लूटो ने, निकोलस कोपरनिकस ने या गैलिस्टो ने? तो ये बात किसने बताई थी? अगर चैप्टर को ध्यानपूर्वक आपने पढ़ा है तो वहाँ पर आपके बात ये सामने आई होगी। तो ये कहा था मित्रों निकोलस कोपरनिकस ने। किसने कहा था? निकोलस कोपरनिकस ने। राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चारों ओर एक चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका 13वां क्वेश्चन। नए प्रमाणों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने किस ग्रह को भून्य ग्रह का दर्जा दिया गया है? जो नए प्रमाण हैं उनके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने किस ग्रह को भून्य ग्रह का दर्जा दिया है? अरुण, वरुण, प्लेटो या प्लूटो? ऑप्शन यहाँ पर देखिए चौंकाने वाले हैं थोड़े। प्लेटो, प्लूटो, ध्यानपूर्वक देखिए इसको। क्या होगा राइट आंसर? 13वां क्वेश्चन है आपका। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा मित्रों 4 नंबर ऑप्शन प्लूटो। प्लेटो मत कर देना, उसको ध्यान में रखना। प्लूटो होगा। प्लूटो ग्रह था जो 2006 तक उसको ग्रह की श्रेणी में रखा गया था। 2006 के पश्चात इसको भून्य ग्रह का दर्जा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14वां। बहुत ही शानदार बनाया हुआ है, देखो पूरा देखते हैं इसको अच्छे से। निम्नलिखित में से आंतरिक या धरातलीय ग्रह कौन सा नहीं है? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं मित्रों। आंतरिक या धरातलीय और बाह्य कौन से हैं? तो इनको अच्छे से आपको ध्यान में रखना होगा। निम्नलिखित में से आंतरिक या धरातलीय ग्रह कौन सा नहीं है? बुध, शुक्र, शनि या पृथ्वी? तो शुरुआत के जो 4 थे मैंने आपको बताया था, चैप्टर के अंदर पढ़ाया था उस समय, कि शुरुआत के जो 4 हैं उनको आंतरिक या धरातलीय ग्रह कहा था। जो सूर्य की दूरी के अनुसार शुरुआत के 4 उनको तो आंतरिक या धरातलीय, और बाकी के जो 4 थे
उनको अपन ने क्या माना था, बाह्य ग्रह। टोटल 8 हैं आपके। तो बुध शुक्र पृथ्वी ये तो शुरुआत के 3 में आ जाते हैं। और तो ये तो आंतरिक या धरातलीय ग्रह हैं, लेकिन इसमें पूछा नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शनि हो जाएगा मित्रों। यह आपका बाह्य है, ना कि धरातलीय या आंतरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15वां क्वेश्चन है आपका, निम्न ग्रहों में से सबसे अधिक परिक्रमण काल किस ग्रह का है, परिक्रमण काल। और ये ऑप्शन है आपके बृहस्पति, वरुण, पृथ्वी और बुध। आपको बताना है इसमें से जिस ग्रह का परिक्रमण काल सबसे अधिक है। तो 15वें में आपका राइट होगा मित्रों वरुण। ध्यान रखें इसको, बृहस्पति मत कर देना। बृहस्पति का जो परिक्रमण काल है मित्रों वो है 11 वर्ष, 11 वर्ष और 11 माह है। 11 वर्ष से 11 माह है, यानी 11 वर्ष व 11 माह के अंदर वह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है। और पृथ्वी की बात करें तो 365 दिन लगते हैं, या 365 सही 1/4 दिन बोल सकते हैं आप। और बुध, बुध को लगता है 88 दिन। बुध को कितने दिन लगते हैं, 88 दिन। यानी बुध सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है। और वरुण आपको 164 वर्ष, कितने लगते हैं इसको, 164 वर्ष का समय लगता है एक चक्कर पूरा करने में सूर्य के चारों ओर। और परिक्रमण काल किसको कहा जाता है, जो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देख लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पृथ्वी का लगभग 71% भाग किस मंडल में आता है। पृथ्वी का लगभग 71% भाग किस मंडल में आता है, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल या उपरोक्त सभी। 3 जैव मंडल पढ़े थे अपन ने, स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल। तो पृथ्वी का लगभग 71% भाग इन मंडलों में से किस मंडल में आता है। राइट हो जाएगा आपका 3 नंबर आंसर, जल मंडल। राइट क्या होगा, जल मंडल। 71% भाग पर पृथ्वी के क्या है, जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17वां, निम्नलिखित उपग्रहों में से बृहस्पति ग्रह का उपग्रह कौन सा है। बृहस्पति ग्रह का उपग्रह यूरोपा, सेरेस, टाइटन या मिरांडा। निम्नलिखित उपग्रहों में से बृहस्पति ग्रह का उपग्रह कौन सा है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं मित्रों। निम्नलिखित उपग्रहों में से बृहस्पति ग्रह का उपग्रह कौन सा है। तो इसमें आपका राइट होगा यूरोपा। क्या होगा, यूरोपा। यूरोपा आपका बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है मित्रों। तो जितने भी ये उपग्रह दे रखे हैं, मुख्य मुख्य जिस ग्रह के उपग्रह दे रखे हैं आपकी पुस्तक में, उनको अच्छे से पढ़ लें। यहाँ से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। टाइटन काफ़ी बार पूछा गया है, शनि का जो उपग्रह है। नेक्स्ट देखिए 18वां, निम्नलिखित में से पूर्णिमा की स्थिति कौन सी है। पूर्णिमा की स्थिति आपको देखनी है जब पृथ्वी व चंद्रमा के बीच में सूर्य हो, पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच स्थित हो, चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच स्थित हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नीचे स्थितियाँ दे रखी हैं कुछ, उनमें से आपको पूर्णिमा की स्थिति कौन सी है वो देखनी है। कौन सी कंडीशन होगी इसमें, पूर्णिमा कब होगी। पहला देखिए, जब पृथ्वी व चंद्रमा के बीच में, यह आपकी पृथ्वी है और बीच में सूर्य, और यह आपका चंद्रमा, ये पृथ्वी, ये सूर्य, ये चंद्रमा, क्या इस प्रकार की स्थिति बनती है पूर्णिमा में। दूसरी देखिए, पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच स्थित हो, पृथ्वी और यह आपका सूर्य और यह आपका चंद्रमा, क्या इस प्रकार की कंडीशन होती है। या पृथ्वी, तीसरा देखिए, पृथ्वी, चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में स्थित हो, चंद्रमा, तो ये चंद्रमा हो गया और यह आपका सूर्य। तो कौन सी कंडीशन होगी मित्रों, ध्यानपूर्वक देखिए इसको। ऑप्शन इस प्रकार से ही बनाए गए हैं। तो इसमें राइट होगा मित्रों आपका 3 नंबर ऑप्शन। जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में आता है, सूर्य व पृथ्वी के बीच में आता है, तो सारी सूर्य की किरणें किस पर पड़ती हैं, चंद्रमा पर पड़ती हैं। और चंद्रमा से परावर्तन के पश्चात ये जो प्रकाश है आपको पृथ्वी पर दिखाई देता है, जिसके कारण क्या कहते हैं,
कि आपको पूरा चंद्रमा नजर आता है, क्योंकि सारी किरणें किस पर पड़ रही हैं, चंद्रमा पर। तो ये स्थिति क्या कहलाती है, आपकी पूर्णिमा कहलाती है। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा मित्रों, इसको ध्यानपूर्वक देख लें क्वेश्चन को। एक अमावस्या की स्थिति बनती है। 19वां क्वेश्चन देखिए। 19वां क्वेश्चन यह है मित्रों, वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है। वर्तमान में ग्रहों की संख्या, वर्तमान की बात कर रहे हैं मित्रों, 9 होगी, 10 होगी, 8 होगी या 12 होगी। वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है। तो ये आप सभी को पता है, 2006 तक है। 2006 तक 9 ग्रह थे, जिसमें आपका एक प्लूटो शामिल था और उसको बौने ग्रह में शामिल कर लिया गया। तो अब कितने हैं वर्तमान में, 8 ग्रह हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20वां क्वेश्चन। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शनि। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह मित्रों आपका है बृहस्पति ग्रह। राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21वां क्वेश्चन आपका। इसमें मित्रों मैंने कोड का प्रयोग नहीं किया है, सिर्फ सीधा क्वेश्चन डाला गया है। इसमें सिर्फ मिलान करना है। हालांकि एग्ज़ाम में इस प्रकार से नहीं आता है, कोड उसके नीचे दिए हुए होते हैं आपके, तो वो एग्ज़ाम में मिल जाएंगे आपको, निश्चित तौर पर कोड मिलेंगे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सबसे छोटा ग्रह, जीवंत ग्रह, पृथ्वी का उपग्रह, वलय धारक ग्रह और सबसे चमकीला ग्रह। और ये आपके इधर दे रखे हैं, शुक्र, चंद्रमा, पृथ्वी और बुध, शनि। तो इनको मिलान करना है इनके साथ में। तो देखते हैं एक एक को। सबसे छोटा ग्रह आपका है बुध। कौन सा है मित्रों, बुध। और जीवंत ग्रह, जीवंत ग्रह किसे कहा है, जहाँ पर जीवन है, तो वह है आपका पृथ्वी। और पृथ्वी का उपग्रह आपको बताया गया था चैप्टर के अंदर कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, प्राकृतिक एकमात्र उपग्रह है, उसको कहा था अपने चंद्रमा। और वलय धारक ग्रह जिसके चारों ओर वलय है, वो है आपका शनि। और सबसे चमकीला ग्रह है आपका शुक्र। इसको ध्यान में रखना मित्रों, बुध मत कर देना इसमें, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। सबसे चमकीला ग्रह, आप ये सोचेंगे कि बुध उसके पास में है सूर्य के, लेकिन वो चमकीला नहीं है, बल्कि चमकीला कौन सा है, शुक्र है आपका। तो इस प्रकार से मिलान कर लेंगे इनको, और वहाँ पर एग्ज़ाम में आपको कोट भी दिए हुए मिलेंगे। तो पहले आप मिलान कर लेंगे इनको, तो कोट का प्रयोग तो आप आसानी से फिर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22वां। खगोल शास्त्र का प्रारंभ किस देश और किस काल में हुआ था। चीन, भारत, मिस्र या इस विषय पर विद्वान एक मत नहीं है। देखिए ऑप्शनों को, क्वेश्चन को देख लीजिए पहले। खगोल शास्त्र का प्रारंभ किस देश और किस काल में हुआ था। खगोल शास्त्र की बात हो रही है। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। इस विषय पर विद्वान एक मत नहीं है अभी तक कि खगोल शास्त्र का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, किस देश से हुआ था। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23वां। 23वां क्वेश्चन यह है मित्रों आपका, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको जिससे पूरा दिख जाए आपको। सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना मात्र 36 वर्ष की उम्र में करने वाले खगोल शास्त्री कौन थे। सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना मात्र 36 वर्ष की उम्र में करने वाले खगोल शास्त्री कौन थे। प्लेटो, न्यूटन, भास्कराचार्य द्वितीय या आर्यभट्ट। 23वां क्वेश्चन देखिए मित्रों। सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना मात्र 36 वर्ष की उम्र में करने वाले खगोल शास्त्री, तो ये होंगे मित्रों आपके भास्कराचार्य द्वितीय। सोच लिया होगा आपने पहले ही। राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। 24वां क्वेश्चन ये रहा मित्रों आपका। प्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। प्रथम दूरबीन का, गैलीलियो, हैंस लिपप्रेसी, क्या नाम दे रखा है, हैंस लिपप्रेसी, वेणु बापू, यूरी गागरिन। प्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन, हैंस लिपरेसी। ये याद रखें नाम, हैंस लिपरेसी। सही ऐसे लिखा जाएगा मित्रों, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी, लिपरेसी ऐसे लिखा जाएगा मित्रों, ध्यानपूर्वक देख लेना इसको, हैंस लिपप्रेसी। 24वां क्वेश्चन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25वां। 25वां क्वेश्चन है मित्रों, एक दूरबीन
जो राजस्थान राज्य के किस शहर की फतेह सागर झील के टापू पर स्थापित की गई है, जो देश की सबसे बड़ी दूरबीन है? देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य के फतेह सागर झील के टापू पर स्थापित की गई वो कौन सी दूरबीन है, और जो देश की सबसे बड़ी दूरबीन भी? जयपुर, कोटा, उदयपुर या राजसमंद? राजस्थान राज्य के किस शहर की फतेह सागर झील? तो फतेह सागर झील यहाँ पर ऑप्शन में आ गया, तो आप समझ गए होंगे आंसर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उदयपुर। राइट क्या होगा? उदयपुर। 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा मित्रों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26वां क्वेश्चन। सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, पूरा वीडियो देखें अंत तक। 26वां क्वेश्चन है, यूरी गागरिन किस अंतरिक्ष यान की सहायता से अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने? यूरी गागरिन किस अंतरिक्ष यान की सहायता से अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने? स्पुतनिक फर्स्ट, वोस्टोक फर्स्ट, अपोलो सेकंड या स्पुतनिक सेकंड? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, वोस्टोक फर्स्ट। यूरी गागरिन वोस्टोक फर्स्ट यान की सहायता से अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27वां क्वेश्चन आपका। 27वां क्वेश्चन ये रहा मित्रों, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति दिए जाने का श्रेय किसको दिया जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति दिए जाने का श्रेय किसको दिया जाता है? होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, सतीश धवन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम? तो जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसको गति दिए जाने का श्रेय विक्रम साराभाई को दिया जाता है। राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। और संगठन की शुरुआत किसने की थी? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। राइट आंसर इसका होगा 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन ये है मित्रों, भारत ने मंगलयान अंतरिक्ष यान को किस राज्य के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया था? भारत ने मंगलयान अंतरिक्ष यान को किस राज्य के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया था? कोटा, बेंगलोर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा इसमें। भारत ने मंगलयान अंतरिक्ष यान को किस राज्य के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 29वां क्वेश्चन। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था 1960 में, 1975 में, 1947 में या 1985 में? भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह, और भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? ये मित्रों आपके लिए कमेंट करने के लिए होमवर्क होगा आपके लिए, तो कमेंट ज़रूर करना मित्रों, कौन सा था भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह। देखता हूँ कितने मित्र कमेंट करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 1975। 1975 भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था 1975 में। मित्रों ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट करके, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30वां क्वेश्चन। राजस्थान में प्राचीन जंतर मंतर वेधशाला स्थित है। राजस्थान में प्राचीन जंतर मंतर वेधशाला स्थित है उदयपुर में, कोटा में, जयपुर में या जोधपुर में? राजस्थान में प्राचीन जंतर मंतर वेधशाला, तो ये तो सभी को पता होगा। इसका राइट होगा मित्रों 3 नंबर ऑप्शन, जयपुर। जंतर मंतर आपका वेधशाला है वो जयपुर में स्थित है, सबसे प्राचीन है राजस्थान में प्राचीन। 31वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये कथन दिए गए हैं, इनमें से असत्य कथन आपको पहचानना है। देखिए, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी गोल नजर आती है। पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है। पृथ्वी दोनों ध्रुवों से गोल तथा मध्य भाग से चपटी है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। तो इनमें से एक कथन असत्य है मित्रों, वो पहचानना है आपको। तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी गोल नजर आती है, ये बात बिल्कुल सही है। पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है, ये भी बात बिल्कुल सही है। पृथ्वी दोनों ध्रुवों से गोल, ये बात गलत है मित्रों। पृथ्वी दोनों ध्रुवों से गोल नहीं है बल्कि चपटी है तथा मध्य भाग से उभरी हुई है। मध्य भाग से उभरी हुई है मित्रों, और दोनों ध्रुवों से चपटी है। तो ये ऑप्शन असत्य है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, असत्य कथन पूछा है इसमें।
3 नंबर ऑप्शन राइट होगा। और भू आब का अर्थ पृथ्वी के समान आकार, ये भी बिल्कुल सही है। 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32वां क्वेश्चन ये है मित्रों आपका, पृथ्वी के भू मध्यवर्ती व्यास है व ध्रुवीय व्यास में लगभग कितने किलोमीटर का अंतर है। पृथ्वी के भू मध्यवर्ती व्यास और ध्रुवीय व्यास में लगभग कितने किलोमीटर का अंतर है। तो ये क्वेश्चन तभी आप कर पाएंगे मित्रों जब भू मध्यवर्ती व्यास आपके याद हो और ध्रुवीय व्यास है दोनों के ध्रुवों के बीच में इस प्रकार से, और ये जो विषुवत वर्त पर आपका विषुवत रेखा पर ये भू मध्यवर्ती व्यास, ये दोनों व्यास अगर याद हैं तो ध्रुवीय व्यास में लगभग कितने किलोमीटर का अंतर है, यह आप जवाब दे पाएंगे। इसमें आपका राइट आंसर होगा मित्रों 43 किलोमीटर, 43 km। सी ऑप्शन राइट होगा। कारण देखिए भू मध्यवर्ती व्यास आपका है 12,756.60 किलोमीटर। भू मध्यवर्ती व्यास तो कितना है 12,756.60 किलोमीटर। और जो आपका ध्रुवीय व्यास है वो है मित्रों 12,714 किलोमीटर। तो इसको जब माइनस करेंगे तो लगभग कितना आएगा 43 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोब क्या है। ग्लोब क्या है। पृथ्वी का दीर्घ प्रतिरूप, गति विस्तारक यंत्र, पृथ्वी का लघु प्रतिरूप या मानचित्र। ग्लोब क्या है। 33वां क्वेश्चन देखिए ऑप्शन को ध्यानपूर्वक। पृथ्वी का दीर्घ प्रतिरूप, गति विस्तारक यंत्र, पृथ्वी का लघु प्रतिरूप या मानचित्र। तो इसमें राइट होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन, पृथ्वी का लघु प्रतिरूप ही क्या कहलाता है, ग्लोब कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34वां क्वेश्चन, पृथ्वी का अक्ष अपनी परिक्रमण तल से कितने डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी का अक्ष ये जो भाग है ये अपने परिक्रमण तल से कितने डिग्री का कोण बनाता है। 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 90 डिग्री या 0 डिग्री। तो इसमें आपका राइट होगा मित्रों बी ऑप्शन 66.5 डिग्री। कितना 66.5 डिग्री। आपको पता है पृथ्वी आपकी 23.5 डिग्री इस प्रकार से झुकी हुई है, तो ये जो कोण बनेगा आपका ये कितने डिग्री का बन रहा है 66.5 डिग्री का। अपने अक्ष से यहाँ से परिक्रमण तल से कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 66.5 डिग्री का। राइट आंसर बी ऑप्शन। ध्यानपूर्वक देखिए इन क्वेश्चनों को, सभी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। 0 डिग्री अक्षांश किसे कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश दक्षिणी ध्रुव है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या मकर रेखा। 0 डिग्री अक्षांश किसे कहते हैं। तो ये होगा आपका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन, विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम काफ़ी दिया जा रहा है मित्रों आपको जिससे आप सोच सकें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 36वां क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जो लंबवत रेखा या खड़ी रेखा जिसे मध्य भाग में खींची जाती है उसे क्या कहते हैं। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जो लंबवत रेखा, इस प्रकार से ग्लोब में आप देख सकते हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो लंबवत खड़ी रेखा खींची जाती है उसे क्या कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर, प्रधान मध्याह्न रेखा, मानक या ग्रीनविच रेखा या उपरोक्त सभी। तो देखिए इसमें से क्या राइट होगा। ये जो इस प्रकार से खड़ी रेखा पृथ्वी के मध्य से बिल्कुल खींची जाती है उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक, इसको क्या कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। इसको 0 डिग्री देशांतर भी बोला जाता है, प्रधान मध्याह्न रेखा भी बोला जाता है, मानक या ग्रीनविच रेखा भी इसको कहते हैं। राइट आंसर आपका 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37वां क्वेश्चन मित्रों, 2 देशांतरों के मध्य कितने समय का अंतर होता है। 2 देशांतरों के मध्य, यह भी डायग्राम बनाया देखो इस प्रकार से। ये एक देशांतर हो गया आपका, खड़ी रेखाएं जो खींची जाती हैं, और ये दूसरी। तो इन दो के बीच में ये जो देशांतर हैं इन दो के बीच में कितने समय का अंतर होता है। पाठ में मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया था। 4 सेकंड का होगा, 4 घंटा का, 4 मिनट का या 24 घंटे का।
तो दो देशांतरों के मध्य मित्रों 4 मिनट का अंतर होता है। कितने समय का? 4 मिनट का। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगर चैप्टर नहीं पढ़े आपने तो अच्छे से पहले उनको पढ़ें, फिर इस टॉपिक को देखते तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। वह रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध है तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है क्या कहलाती है? वह रेखा जो पृथ्वी को वह रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध, यह आपका उत्तरी गोलार्ध और यह आपका दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है क्या कहलाती है? तो इस रेखा को बताना है आपको। इसको क्या कहते हैं? जो बीचों बीच से इस प्रकार से खींची जाती है, इसको कहते हैं मित्रों विषुवत रेखा। आपकी 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 39वां क्वेश्चन है आपका। पृथ्वी पर एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? अधिवर्ष में, एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? 365, 364, 366 या 363? एक अधिवर्ष में वैसे तो मित्रों 365 सही। 1/4 दिन को अपन क्या मानते हैं? एक वर्ष मानते हैं। लेकिन जो एक अधिवर्ष या लीप वर्ष होता है जिसमें एक दिन जोड़ दिया जाता है, जैसे फरवरी माह औरों में सभी में 28 के होते हैं, लेकिन जिस संख्या में 4 का भाग है, जैसे 2024 है, तो इसमें जो आपका फरवरी माह होगा वो 29 दिन का होगा। तो इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाए, वो ईयर आपका क्या होगा? अधिवर्ष या लीप ईयर्स होगा। तो उसमें कितने होते हैं? 366 दिन। राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40वां। नई दुनिया या अमेरिका जिसको बोला जाता है की खोज 1492 ईस्वी में किसने की थी? वास्को डिगामा, हेकेटियास, टोलेमी या कोलम्बस है? नई दुनिया अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में किसने की थी? वास्को डिगामा, हेकेटियास, टोलेमी या कोलम्बस है? राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, कोलम्बस ने। नई दुनिया अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में किसने की थी? कोलम्बस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं हम, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर। किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र। ऑप्शन दे रखे हैं रेखा चित्र, खाका, मानचित्र या उपरोक्त सभी। तो छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र उसका क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा। 42वां क्वेश्चन देखिए मित्रों, देश, राज्य, नगर, शहर तथा गांव और विश्व के विभिन्न राज्यों की सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्रों को क्या कहते हैं? देश, राज्य, नगर, शहर तथा गांव और विश्व के विभिन्न राज्यों की सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्रों को क्या कहते हैं? भू संपत्ति मानचित्र, विषयक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र या भौतिक मानचित्र। तो 42वें क्वेश्चन में देखें मित्रों क्या कहते हैं इसको। ये 4 मानचित्र वाले चैप्टर में आपको बताए थे, चारों ही भू संपत्ति, विषयक, राजनीतिक, भौतिक मानचित्र, चारों की परिभाषाएं वहाँ पर दी हुई हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को अच्छे से देखें पहले, मानचित्र वाले चैप्टर को। इसमें राइट आंसर होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन, राजनीतिक मानचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 43वां। दिशा सूचक यंत्र की सुई हमेशा दर्शाती है उत्तर, दक्षिण, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा या उपरोक्त सभी। तो आपकी बुक में ये क्वेश्चन आगे दे रखा है, उसमें सिर्फ उत्तर लिखा हुआ है मित्रों, लेकिन वास्तविकता में क्या है? दिशा सूचक यंत्र है उसकी सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करती है। तो इसको ध्यान में रखना, बुक में थोड़ा सा दे रखा है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। दिशा सूचक यंत्र की सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाती है। राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन। 44वां क्वेश्चन देखिए, वास्को डिगामा ने किस देश तक आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? किस देश तक आने के लिए? भारत, अमेरिका, श्रीलंका या इटली? तो वास्को डिगामा यूरोप से किस देश की खोज करने के लिए समुद्री मार्ग से होते हुए आए थे? तो वो देश था आपका भारत। कौन सा? भारत। 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45वां क्वेश्चन। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया?
45वां क्वेश्चन देखिए मित्रों, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एशिया। एशिया जो महाद्वीप है वहाँ पर आपकी ये हिमालय श्रेणी या ऊंची पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, जिसकी जिसका जो उच्चतम शिखर है वो कहलाता है माउंट एवरेस्ट। 46वां क्वेश्चन देखें, विश्व का सबसे नीचा स्थान जो समुद्र तल से 418 मीटर नीचा है, 418 मीटर नीचा है, विश्व का सबसे नीचा स्थान। समुद्र तल की बात की जा रही है, समुद्र तल से 418 मीटर नीचा है। तिब्बत का पठार होगा, माउंट एवरेस्ट होगा, या मर्त सागर होगा, या सहारा मरुस्थल। तो इसमें होगा राइट आंसर आपका 3 नंबर ऑप्शन मर्त सागर। 3 नंबर ऑप्शन मर्त सागर, ये विश्व का सबसे नीचा स्थान है जो समुद्र तल से 418 मीटर नीचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 47वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए महाद्वीपों में से क्षेत्रफल के बढ़ते क्रमानुसार कौन सा सही है। महाद्वीप दिए गए नीचे, इनको बताना है क्षेत्रफल के बढ़ते क्रमानुसार। ये ऑप्शन है आपके, देखें इनको ध्यानपूर्वक देखिए कौन सा सही होगा। नीचे दिए गए महाद्वीपों में से क्षेत्रफल के बढ़ते क्रमानुसार, बढ़ते क्रम के अनुसार कौन सा सही है। तो इसमें सही होगा मित्रों आपका 4 नंबर ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। ये बढ़ता हुआ क्रम है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, बाद में बड़ा यूरोप, फिर अफ्रीका और फिर एशिया। जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनके आधार पर बात की जा रही है मित्रों। तो राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन। 48वां क्वेश्चन देखिए, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अपवा क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। नील नदी, मर्रे, अमेजन या डार्लिंग। अपवा क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी, तो ये होगी आपकी अमेजन नदी। कौन सी होगी, अमेजन नदी। 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा, विश्व की सबसे बड़ी नदी अपवा क्षेत्र की दृष्टि से। 49वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया होगा, अफ्रीका होगा, यूरोप होगा, या एशिया। विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप, पहला महाद्वीप आपको पता है सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, और दूसरा कौन सा होगा, यूरोप होगा मित्रों। एशिया आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है, और उसके बाद में अफ्रीका क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप यूरोप। देखिए मित्रों, पहला नहीं पूछा है, इसमें दूसरा पूछा है। इसी प्रकार से एग्जाम में पूछते हैं, आपको सिर्फ जो आपका माइंड है उसको डाइवर्ट करने का प्रयास किया जाता है वहाँ पर भी, कि कैसे भी इनको घुमाएं कि, और यही इसमें किया गया क्वेश्चन में। दूसरा सबसे छोटा पूछा ना कि पहला, और पहले ऑप्शन में दे दिया ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पर टिक इस पर लगा देते हैं, और जिसने ध्यानपूर्वक पढ़ा है उसका राइट आंसर क्या होगा, यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50वां क्वेश्चन ये रहा आपका, सबसे गहरा गर्त किस महासागर में है। सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, या हिंद महासागर में। सबसे गहरा गर्त, गर्त बोलते हैं खड्डे को, किस महासागर में है। 50 में आपका होगा मित्रों 1 नंबर ऑप्शन, प्रशांत महासागर में। सबसे गहरा गर्त किस महासागर में है, और उस गहरे गर्त का नाम अगर पूछ लिया जाए मित्रों, तो उसका नाम होगा मेरियाना गर्त। कौन सा, याद रखें इसको, मेरियाना, मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त। और मित्रों ये जो गर्त है, इसकी जो गहराई की बात करें तो 11 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर नीचे गहरा गहरा है, और ये फिलीपींस के पास में है, फिलीपींस के पास में। याद रखें इसको, ये जानकारी भी इम्पोर्टेंट है। कौन सा गहरा गर्त, तो मेरियाना, और किसके पास में, फिलीपींस के पास में। और गहराई की बात की जाए तो 11 किलोमीटर, और महासागर कौन से में है, प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाक जल संधि किसको अलग करती है। पाक जल संधि, भारत पाकिस्तान को, भारत बांग्लादेश को, भारत चीन को, या भारत श्रीलंका को। पाक जल संधि किसको अलग करती है। पहला ही ऑप्शन दे रखा है मित्रों भारत पाकिस्तान, लेकिन ये गलत है, ये मत कर देना।
राइट आपका क्या होगा, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी है, पाक जल संधि है जो इसको अलग करती है दोनों को। इसी प्रकार से ऑप्शन आते हैं मित्रों, आपको सिर्फ आपके दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए। और राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन, भारत श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है जो इसको अलग करती है दोनों को। नेक्स्ट 52वां क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से वह स्थान जो भारत के पश्चिम भाग में स्थित है। निम्न स्थानों में से वह स्थान जो भारत के पश्चिम भाग में, ये जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको देखना है पश्चिम भाग में कौन सा है भारत के। बृहत हिमालय, हिमाद्री, शिवालिक, भारतीय महामरुस्थल। निम्नलिखित स्थानों में से वह स्थान जो भारत के पश्चिम भाग में स्थित है। तो देखिए ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर इसमें। पश्चिम भाग की बात हो रही है मित्रों, भारत के पश्चिम भाग की, और पश्चिम भाग में क्या है, मरुस्थल है, तो भारतीय महामरुस्थल राइट हो जाएगा आपका। इस प्रकार से भी थोड़ा बहुत आप ध्यान दे सकते हैं। पश्चिमी भाग है, राजस्थान आता है आपका, वहाँ पर क्या है, मरुस्थल। तो बाकी ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे आपके, इनको देखना ही नहीं है। ये हिमाद्री, वृहत हिमालय, ये शिवालिक, ये सारी उत्तर की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53वां, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। दक्षिण भाग को, दक्षिणी भाग, सबसे दक्षिणी भाग, और किसके, हिमालय की बात हो रही है अब। शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल या उपरोक्त सभी। 53वां क्वेश्चन, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। राइट आंसर होगा इसमें 1 नंबर ऑप्शन, शिवालिक बोलते हैं मित्रों दक्षिणी भाग को। हिमालय के दक्षिणी भाग को शिवालिक बोला जाता है, ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 54वां क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है। वो ये पूछ लिया है मित्रों, देखो लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है, ये भी चैप्टर में दिया हुआ है मित्रों, मैंने आपको कहा था इनको पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ना। दमन, सिलवासा, कवरत्ती या पोर्ट ब्लेयर, तो इनमें से कौन सी होगी मित्रों। देखा होगा आपने चैप्टर के अंदर, केंद्र शासित प्रदेश है आपका लक्षद्वीप, तो इसकी राजधानी होगी मित्रों आपकी कवरत्ती। 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन मित्रों, जंगली बकरी व हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं। जंगली बकरी व हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, गिर वन में या उपरोक्त सभी में। जंगली बकरी व हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं। ये सभी जो भी जंगली बकरी हैं, हिम तेंदुए हैं, ये आपके हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं मित्रों। 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा। तो ये थे मित्रों आपकी कक्षा 6 भूगोल है। कंप्लीट बुक में से, पुस्तक में से जितने आपके चैप्टर पढ़ाए गए हैं उनमें से बीच में से क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। तो आपको क्वेश्चन कैसे लगे, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना मित्रों। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें मित्रों, जिससे आपका ही फ़ायदा है और आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। ना लिंक की ज़रूरी होगी आपको, डायरेक्ट आप जुड़ जाएंगे हमारे साथ में। फ़ायदा आपका है क्योंकि एनसीईआरटी और आरबीसी पुस्तक हैं, उनसे संबंधित ही बातें आपको बताई जाएंगी, आपके चैप्टर कंप्लीट करवा दिए जाएंगे अच्छे से। और उसके साथ में जितने भी बीच में से क्वेश्चन बनते हैं उनके इसी प्रकार से बड़े टेस्ट अभी 2 लिए जा रहे हैं महीने में आपके। और उसके जो ही एग्ज़ाम का समय नज़दीक आने की लगेगा, कोई नोटिफिकेशन इस प्रकार का आएगा हमारे पास में, सूचना आएगी, तो आपके महीने में ये टेस्ट तैयार कर दिए जाएंगे बड़े। तो जुड़े रहें और अपने मित्रों को जोड़ें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए